युक्तम ऑनलाइन केमिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रश्मि रावत, लेक्चरर AUGIC सॉल्यूशन, आज केमिस्ट्री के जो हमारा कल का टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, उसका आज हम करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और साथ में न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आपको जैसे पता ही है कि हम इस मंच पर कॉन्सेप्ट और क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि देयर इज नो ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी विदाउट केमिस्ट्री, एंड देयर इज नो ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री विदाउट फिजिक्स। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि हमारा जो ये टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है वो फिजिकल केमिस्ट्री की एक टॉपिक है, जिसमें हम किसके बारे में सीख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सीखते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट टुडेस टॉपिक, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों कल का जो थोड़ा बहुत हमने सीखा था कि जो आपकी केमिकल काइनेटिक्स है वो ब्रांच है किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की, जो डील करती है किसके साथ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। यानी कि हम जो रिएक्शंस होती है उनके वेग को लिखना यहाँ पर आज सीखेंगे। और हमने ये भी देखा था कल की जो फैक्टर्स हैं वो कैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये कैटलिस्ट हो गया, ये आगे के टॉपिक्स में आप सीखोगे। और साथ ही हमने यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी हमें केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा पता चलेगा। तो जैसे कि आपने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम हमको सिर्फ ये बताती है कि रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है और साथ ही वो किस एक्सटेंट तक जाएगी, लेकिन जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हमको उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड निकालना बताती है। क्योंकि जो ये केमिकल काइनेटिक्स है बच्चों, ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल है। हम उसको इसी व्यू से देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स है, अगर हम कह रहे हैं कि कोई कभी कभी कोई रिएक्शन, अगर हमको प्रोडक्ट बहुत जल्दी चाहिए तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमें स्लो डाउन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, क्या होता है और उसको कैसे लिखें। तो देखिए आप यहाँ पर है, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन अमाउंट ऑफ अ केमिकल स्पीसीज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज टू अकर। तो जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, इसको हम चेंज इन कंसंट्रेशन, जो हमारा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, जो केमिकल स्पीस है वो हमारी रिएक्टेंट भी हो सकती है। जैसे कोई माना हमारा एक अभिकारक है आर, तो आर से हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की भी में भी चेंज होगा और प्रोडक्ट में भी चेंज होगा। क्यों, जैसे आपका एक यहाँ पर हम कंसंट्रेशन ले लेंगे और यहाँ पर हम क्या लेंगे, टाइम ले लेंगे। तो अगर आपकी रिएक्टेंट्स है तो वो समय के साथ क्या होंगे, कम होते जाएंगे, और दूसरी तरफ वहीं पर प्रोडक्ट क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वृद्धि होती। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम उसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इतने तरीके से लिख सकते हैं, हम उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं, अब जैसे हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ROR लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हम क्या करेंगे, अभिकारक के घटने की दर। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, दूसरा हम उसको किस उसमें लिख सकते हैं, या हम इन द टर्म हम उसको उत्पादन की दर के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट बनने की आपकी शुरू हो, तो हम, हाँ जी। तो बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बराबर क्या है, चेंज इन अमाउंट ऑफ अ केमिकल स्पीसीज। तो ये जो केमिकल स्पीसीज है बेटे, यहाँ पर जो है आपका अभिकारक भी हो सकता है और आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे अभिकारक के घटने की दर, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस की टर्म में भी लिखेंगे, या उत्पादन की दर। तो उत्पादन की दर मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस, उसके बनने की दर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभिकारक में घटने की दर जो है, ये आपने इसको हम कैसे लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन बटा जो है वो समय, हम इसको इसमें लिख सकते हैं अभिकारक के। और ऐसे हम उत्पादन की दर के में क्या लेंगे,
उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। तो अब इसको हम देखते हैं कैसे आगे इनको लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये ग्राफ की सहायता से यहाँ पर देखो, इसमें एक तरफ हमने क्या लिया है, सांद्रता ली है, और दूसरी तरफ हमने क्या लिया है, दूसरे अक्ष पे हमने टाइम ले लिया। तो ये जो है ये आपको दिखा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होंगे, प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन होता रहेगा, यानी कि अभिकारक से क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर एक हम देखेंगे कि इसका जो मात्रक है, मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या मोल प्रति लीटर प्रति मिनट होता है। इसको कैसे देखेंगे कि आपने देखा कि चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ केमिकल स्पीसी, यानी कि जो सांद्रता है, तो अभी हमने क्या करा, सांद्रता किधर किधर सांद्रता बटा समय। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो ये सांद्रता, सांद्रता हम किस में ले रहे हैं, मोलरिटी के पद में, मोलरता के पद में, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर हम सांद्रता किस पद में ले रहे हैं, मोलरिटी के। तो किस उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है मोल प्रति लीटर होती है, और समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बनी, इसकी यूनिट बनी मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो सेकंड की जगह हमने क्या ले लिया, अगर हमें उसको मिनट में दे रखा है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मिनट इनवर्स। तो आप देखो जो मात्रक है वो क्या लिखा है मैंने, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या मोल प्रति लीटर प्रति मिनट होता है। तो ये इसकी यूनिट हो गई, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो हम ले रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट या उत्पाद की जो सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। मैंने कल के क्लास में आपको बताया था स्पीड कैसे कर रहे हैं। एक जनरल अगर हमें किसी गाड़ी की स्पीड निकालनी होती है तो हम औसत अगर उसका वेग निकालना हो तो जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है डिवाइडेड बाय जितने समय में उसने किया है उससे हम औसत वेग, तो इसी तरह हम अभिक्रिया का औसत वेग भी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चेंज इन कंसंट्रेशन आता है वो आपका एक तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में है, दूसरा आपका आप उसको प्रेशर के फॉर्म में भी उसका चेंज ले सकते हो। अगर सपोज करो आपकी एक्वस स्टेट है तो आप उसको कंसंट्रेशन की उसमें लोगे, सांद्रता के पद में लोगे, लेकिन अगर वो गैसेस स्टेट में है तो आप उसको क्या करोगे, प्रेशर की उसमें लोगे। तो जो यूनिट है वो यूनिट क्या बन जाएगी आपकी, एटमॉस्फेयर, क्योंकि दाब की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर, तो हो जाएगा एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकंड, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यदि हमने कोई अभिक्रिया ली, आर से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर हम अभिकारक के आधार पर अभिक्रिया का वेग लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या, रिएक्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। मैंने अभी आपको बताया। तो देखो यहाँ पर एक एक चीज हम इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखो जैसे यहाँ पर अभिकारक है तो अभिकारक मतलब रिएक्टेंट आर, सांद्रता, सांद्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, ये जो आपका लार्ज ब्रैकेट होता है इससे करते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या हो गया, रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब डेल्टा, ठीक है, जो अंतर को बताता है। तो ये हो गया बटा परिवर्तन में लगा समय, तो समय में भी परिवर्तन होगा तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से करेंगे। अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, फाइनल जो इसका अभिकारक की सांद्रता फाइनल माइनस जो उसकी इनिशियल सांद्रता है किसकी, रिएक्टेंट की, बटा T2 माइनस T1। तो फॉर्मूला बना मेरा, क्या बना, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये माइनस साइन क्यों लगा होगा, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सपोज करो आपका टी बराबर 0 सेकंड है और वहां पर जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू हमने 10 ले ली और प्रोडक्ट उस समय क्या होगा, 0 होगा। ये याद रखना बेटा कि जब अभिक्रिया शुरू होती है यानी कि 0 सेकंड पर क्या होगा, आपका रिएक्टेंट तो 10 होगा लेकिन प्रोडक्ट कितना होगा, 0। अब वो टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा यानी कि 1 सेकंड आया तो रिएक्टेंट अब घटने शुरू होंगे, सपोज करो 8 हो गए और प्रोडक्ट कितने हो गए आपके 2, ये बने। अब टी बराबर 2 सेकंड पे क्या होगा, अब रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऐसे टी बराबर 3, जैसे जैसे समय बीतेगा तो रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और दूसरी तरफ प्रोडक्ट उसी वैल्यू से जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है,
तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये फिर 0 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह से अब मुझे यहाँ पर 2 वैल्यू लेनी है। सपोज करो t बराबर 2 सेकंड पर मुझे निकालनी है अभिकारक की सांद्रता। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो 6 है, t बराबर ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये t1 पे 0 है, 0 पे कितना है 10 है और T2 पे कितना है 6 है। तो यहाँ पर देखो आप सांद्रता क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। और किस रेट से घट रही है, 2-2 की उस पे घट रही है। और इधर जो है प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है, बन रहा है किससे, 2 की। तो यहाँ पर भी 2 कम हो रहा है और यहाँ पर भी 2। लेकिन जब अगर हम जैसे यहाँ पर R2 माइनस R1 है, हम कोई भी 2 ले ले, जैसे हमने सपोज करा 10 और 8 ले लिया, तो 10 क्या होगी आपकी इनिशियल और R2 क्या होगी आपकी 8। तो अगर आप 8 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैंने कल आपको बताया था कि रेट ऑफ स्पीड जो है दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट की हो चाहे वो रिएक्टेंट की हो। तो फिर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हमने क्या करा, लेकिन साइंटिस्टों ने करा कि ये करने के लिए अगर सपोज करो कोई इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट निकाल रहा है तो उसकी -2 आएगी, और कोई इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट निकालेगा तो उसकी +2 आएगी। तो इसको कमी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पर क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू प्लस। तो इससे फिर क्या हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान में रखना जब भी आप रिएक्टेंट का वेग लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह जो है वो लिखना ना भूले। ये कह भी रहा है कि अभिकारक की सांद्रता जो है समय के साथ घटती है, इसलिए अक्सर ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो ये तो हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमें उसका औसत वेग लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर मतलब आर की सांद्रता बटा डेल्टा टी, और माइनस साइन को लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अभिकारक का वेग, अभिक्रिया का वेग किसके टर्म्स में, अभिकारक के। अब यही मुझे अगर किसके टर्म्स में लिखना हो, प्रोडक्ट के टर्म्स में, यानी कि प्रोडक्ट के आधार पर लिखना हो, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो उत्पाद यानी कि देखो आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा, इसका औसत वेग हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा पी को अगर मैं खोलूंगी तो कैसे होगा, फाइनल जो प्रोडक्ट की सांद्रता है माइनस इनिशियल प्रोडक्ट की सांद्रता बटा T2 माइनस T1। और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, इसलिए इसका वेग हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम जो अभिक्रिया को, तो हमेशा याद रखना कि जो आप औसत वेग लिखते हो रिएक्शन ROR, तो उसको स्मॉल r से, और एवरेज लिखना हो तो ए बी कर दीजिए। ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा, अगर इन टर्म्स ऑफ हम रिएक्टेंट लिखेंगे तो माइनस डेल्टा आर की सांद्रता बटा डेल्टा टी, और प्रोडक्ट की टर्म्स में अगर हमें रिएक्शन का वेग लिखना है तो हम लिखेंगे डेल्टा पी की सांद्रता बटा डेल्टा टी। तो ये तो हो गया किसका, औसत अभिक्रिया वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम एक और हमें निकालना होता है, वो हमें निकालना होता है अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग। तो जो अभिक्रिया का बेटा ताक्षणिक वेग होता है, इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने कल भी आपको थोड़ा सा बताया था कि हम किसी टाइम, किसी क्षण विशेष पर अगर मुझे वेग निकालना हो तो वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो रिएक्शन के लिए कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसलिए मैं कल इसका थोड़ा सा मैंने आपको एक वो दिया था सिंपल, कि अगर सपोज करो आप ट्रेवल कर रहे हो, है ना, तो आपने चलना शुरू करा अपने घर से, सपोज करो आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, और बीच रास्ते में आपको कोई फोन आ जाता है और वो पूछता है कि इस समय मतलब आप गाड़ी से जा रहे हो, तो वो पूछता है कि कितनी स्पीड है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे सपोज करो उस समय 9 बज रहे, तो उस 9 बजे पर जो आपका ऑडोमीटर यानी कि गाड़ी का ऑडोमीटर आपकी स्पीड दिखा रहा होगा, वो आपका उस समय का ताक्षणिक वेग हो जाएगा। तो अब रिएक्शन का ताक्षणिक वेग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको बताती हूँ कि जैसे सपोज करो मैंने एक ग्राफ प्लॉट करा, ये इस अक्ष पे मैंने क्या ले लिया y, और इधर वाले अक्ष पे मैंने क्या ले लिया x। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पे ये x1 है और यहाँ पर ये x2 हो गया, तो ये इनिशियल हो जाएगी, ये फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो इस x1 पर जो y है वो क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और x2 पर ये क्या हो जाएगा, y2। तो आप देखो कि ये जो अंतर है वो क्या है, डेल्टा एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स। और इन दोनों का जो y1 और y2 का अंतर है वो क्या लिखेंगे, डेल्टा y। सब ठीक है। अब जो है एक यहाँ पर एक ग्राफ हम इसमें, ये तो हमने देख लिया कि
हमने जो है x1 और x2 के उसमें लिया है, लेकिन अगर मुझे किसी ग्राफ का ताक्षणिक वेग निकालना हो तो एक ग्राफ में यहाँ पर प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा जो है वो खींचूंगी, स्पर्श रेखा। ये केमिस्ट्री में तो हमको नहीं इतना ज्यादा डिटेल में जाते, लेकिन मैथ्स वाले हमको ये बताते हैं। तो हमें इससे क्या करना है, अगर सपोज करो मुझे इस कहीं पर एक एग्जैक्ट यहाँ पर मुझे वेग निकालना है, इस एग्जैक्ट पॉइंट पर मुझे वेग निकालना है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर जो x1 था और ये x2 था, मैं दोबारा से इसको बना देती हूँ। ये y1 था, ये y2 था, तो ये इसकी वैल्यू हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका, ये है डेल्टा x और इधर वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल्टा y। तो डेल्टा y को आप कैसे लिखोगे, y2 माइनस y1, इसमें परिवर्तन। और डेल्टा x को कैसे लिखोगे, x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है किस किस के बीच में, y और x के बीच में। तो यहाँ पर जो डेल्टा x है वो क्या है, x2 माइनस x1, और डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1। तो अब मुझे यहाँ पर औसत निकालना है, औसत वेग निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं लिखूंगी औसत बराबर, एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ, तो मैं लिखूंगी औसत बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। तो यहां पर जो है ये मैंने यहां पर से एक स्पर्श रेखा खींची, तो जो औसत मेरा क्या निकला, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम एक स्पर्श रेखा बनाएंगे तो वो स्पर्श रेखा इस अक्ष से जो है जो एंगल बना रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो ये जो है आपकी जो ये स्पर्श रेखा है, अगर ये सीधी यहाँ से जाएगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पर एक एंगल थीटा बनाएगी। क्या बनाएगी, एक एंगल थीटा बना रही होगी। तो उस थीटा का जो है, अगर हमें क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है, तो क्या कहलाएगा, वो ग्राफ का स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्राफ का स्लोप कहलाएगा, या ग्राफ की प्रवणता कहलाएगी, या ग्राफ का क्या कहलाएगा, झुकाव कहलाएगा, या हम उसको ढलान कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका थीटा ज्यादा होगा, सपोज करो थीटा जो है आपका 90 डिग्री से ज्यादा आएगा, तो स्लोप हमेशा निगेटिव आएगा। कैसा आएगा, स्लोप निगेटिव आएगा। और थीटा अगर आपका 90 डिग्री से कम है तो हमेशा जो है स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ताक्षणिक वेग के लिए थोड़ा सा आप ये थोड़ा सा डिटेल जो है ध्यान में रखना, तब आप निकाल सकते हो। अब इसको हम जो है देखते हैं किसके माध्यम से, कि ताक्षणिक वेग वह वेग होता है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विशेष क्षण पर अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि देखी जाती है। तो कहने का मतलब है कि बहुत छोटे अगर हमें समय पर देखना हो, तो जैसे सपोज करो आपका डेल्टा वाई था, तो ये बड़ा था। अगर हमको इसको छोटे समय में देखना है तो मैं डी वाई कर दूंगी, और फिर क्या कर दूंगी, डी टी, समय क्या हो जाएगा, डी टी। तो हमारा क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी। तो किसी क्षण पर अभिक्रिया जितनी तेजी से हो रही है वही उसका क्या कहलाएगा, ताक्षणिक वेग कहलाएगा। अब यही चीज हम जो है इसको देखो कि अगर किसी अभिकारक आर की सांद्रता टी पर बदल रही है, तो ताक्षणिक वेग को कैसे लिखेंगे, आर इंस्टेंटेनियस, INST लिख देंगे, यानी कि ताक्षणिक, यानी कि डी। और क्योंकि हमारे पास जो वाई है वो कहाँ है, आर है सांद्रता, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता। तो डी आर की सांद्रता बता डी टी, और थीटा वहां पर क्या है, 90 से ज्यादा है, तो स्लोप हमारा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ढलान या स्लोप या झुकाव, प्रवणता, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। और यदि वहीं पर उत्पाद बन रहा है तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ स्पीड है वो कितना हो जाएगा, डी पी। तो ये जो डी है बेटा, ये डी क्या है, एक सूक्ष्म अंतराल पर, एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक इंस्टेंटेनियस टाइम पर हमसे पूछ रहा है कि उसका वेग कितना है, किसका, अभिक्रिया का, ठीक है। तो अगर आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री से जो है वो कम है, तो फिर ढलान कैसा आएगा, हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, किसको, अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग और औसत वेग। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ग्राफ लिया है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है, टाइम है। तो यहाँ पर आप देखो, मेरी जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो R1 है, ये हमारी R2 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने टाइम ले लिया T1, T2 और T। तो जब मुझे, और ये क्या है देखो,
रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, समय के साथ क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका अगर क्या निकालना है, औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग निकालने के लिए देखो आप यहाँ पर क्या है, ये इन दोनों का अंतर है डेल्टा आर का, और ये क्या है डेल्टा टी का। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपका क्या बना, ट्राइंगल बन गया। तो इसमें आप देखो कि आर एवरेज हम कितना निकालेंगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा आर मैंने अभी बताया, अगर आप उसको खोलेंगे तो आर टू माइनस आर वन, यानी कि आर टू जो फाइनल सांद्रता है उससे आप इनिशियल सांद्रता के क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी देखो कि हमने एक्स्ट्रा माइनस भी यहाँ पर क्या कर रखा है, प्लॉट कर रखा है। तो जब भी आप रिएक्टेंट का एवरेज रेट लिखोगे, रिएक्शन आर लिखोगे, तो हमेशा उसके आगे माइनस साइन लगाना है। अब मुझे इसका ताक्षणिक वेग निकालना है। ठीक है, तो ताक्षणिक वेग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो यहाँ पर देखो मैंने एक टेंजेंट ये क्या कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर एक देख रहे हो आप, ये लाइन है। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से एक छोटा सा ट्राइंगल है, यानी छोटे समय के लिए। ये तो पूरा ही एवरेज रेट हो गया, लेकिन ये एक छोटे से समय के लिए है। वो क्या हो जाएगा, देखो आप टेन थीटा के रूप में मैंने बोला, तो टेन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब में क्या है आपका, डी आर है, तो ये देखो डी आर आ गया, और आधार में आपका क्या है, डी टी है, तो डी टी आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, डी आर अपॉन डी टी। और स्लोप कैसा आएगा, माइनस, क्योंकि थीटा क्या है आपका, थीटा जब 90 से ज्यादा होता है तो क्या आता है, माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका औसत वेग और ताक्षणिक वेग, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। अब अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना होगा, तो ये देखिए प्रोडक्ट का ग्राफ कि समय के साथ क्या हो रहा है, देखो T1 T2 T3 पे समय के साथ क्या होता जा रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर मैं इसका एवरेज रेट निकालूंगी, क्या निकालूंगी, एवरेज रेट, तो आप देखो इनिशियल जो है मेरी प्रोडक्ट कितना है P1, और फाइनल प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर कितना है P2। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा P होगा। और डेल्टा P को मैंने आपको बताया कैसे लिखेंगे, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो T है इसका अंतर क्या होगा, T2 माइनस T1। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसका, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा, डेल्टा P की सांद्रता बटा डेल्टा T। तो ये तो एवरेज रेट हो गया। अब मुझे अगर इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, किसका, प्रोडक्ट का, इन टर्म्स, तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आर इंस्टेंटेनियस बराबर, देखो एक छोटे लघु समय के लिए, एक छोटे से समूह के लिए, डी पी अपॉन डी टी, क्योंकि हम किसके स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा के में। तो स्लोप जो है इसका कैसा आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि जो आप टेंजेंट आप देखोगे, तो अगर इसको आगे तक करोगे तो थीटा आपका जो है वो क्या आ जाएगा, अगर 90 से क्या है आपका थीटा कम है, तो आपका स्लोप कैसा आता है, प्लस आता है। तो ये हमारा ग्राफ के द्वारा निरूपण है, ये आपकी बुक में भी दिया गया है, इसको समझना है आपको, तब जाके आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ किस में लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो रेट ऑफ एक्सप्रेशन, जो रिएक्शन होता है उसको हम अभिक्रियाओं में कैसे लिखेंगे, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो हमने उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, लेकिन अगर मेरे पास सपोज करो कोई रिएक्शन आ गई, तो मैं उसमें आर कैसे लिखूंगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करूंगी। तो अभी हमने जो डेफिनेशन देखी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि डेल्टा, अगर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट है तो डेल्टा आर, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट है तो क्या ले लेंगे, डेल्टा पी पर यूनिट टाइम, इकाई समय में, यानी कि जो आपका T1 T2 T है तो उसका यूनिट टाइम में आप लोगे, एंड व्हाइल एक्सप्रेसिंग इट, तो द चेंज इज डिवाइडेड बाय द स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ईच स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना सीखेंगे कि यहाँ पर जो रस समीकरणमिति गुणांक होते हैं उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, जो कि आप केमिकल, जब किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस करते हो, तो जब आप बैलेंस करके कोई भी नंबर लिखते हो तो वो उसका क्या कहलाता है, रस समीकरणमिति गुणांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी एक रिएक्शन है ए प्लस बी से क्या बना आपका, सी प्लस डी बना, तो अगर आपने उसमें बैलेंस करके कोई नंबर लिखा है तो वहां पर ए हो जाएगा, बी के बी, और सी के आगे स्मॉल सी, और डी के आगे स्मॉल डी। तो यहाँ पर आपका ए बी सी डी जो है वो क्या है, आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि रस समीकरणमिति गुणांक। तो इनको हम किसी भी अभिक्रिया के रेट ऑफ जब लिखेंगे आर, तो इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो अब आगे देखते हैं। जैसे सपोज करो आपकी ये रिएक्शन है, मर्क्यूरी जैसे Hg है, क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कर रही है तो क्या बना रही है, HgCl2। तो अगर आप देखो इसका बैलेंस है, तो Hg भी यहाँ पर कितना है, 1 है, Cl2 यहाँ पर 2 है, और इस वाली रिएक्शन में देखो Hg 1 है और Cl2 कितना है, तो ये इक्वेशन कैसी है आपकी, बैलेंस है। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और प्रोडक्ट में भी आपके क्या है, ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों आपके रिएक्टेंट है, और इससे क्या बना आपका प्रोडक्ट।
तो सबके आगे जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो अगर मुझे इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, ठीक है। अब इसी तरह से हमारी जो दूसरी रिएक्शन है, आप देखो यहाँ पर 2HI प्लस H2, तो जब इसको बैलेंस करा तो देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और यहाँ पर 1 ही है, और यहाँ पर भी 1 है। तो इनको कैसे लिखेंगे, तो हमेशा ध्यान में रखना बच्चों कि जब भी हम किसी अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो लिखते समय उसके संगत जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं या रस समीकरणमिति गुणांक होते हैं उनसे भाग दे दिया जाता है। तो चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं आगे, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल्स कि कैसे लिखना है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल, सबसे पहले हमने क्या लिया, Hg प्लस Cl2 से बना HCl। तो अगर मुझको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है डेल्टा R की सांद्रता बटा डेल्टा T, और उसके आगे क्या लगाते हैं माइनस। तो R क्या है, रिएक्टेंट, अभिकारक। तो यहाँ पर देखो Hg जो है वो क्या है, अभिकारक है। तो मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा Hg की सांद्रता बटा डेल्टा T, और उसके आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, बराबर। अब दूसरा जो रिएक्टेंट है हमारे पास क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन की सांद्रता बटा डेल्टा T, और ये डेल्टा लगा दिया और माइनस साइन, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ किसके, रिएक्टेंट्स के। अब हमारा प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट क्या बना हमारा, HgCl2। तो डेल्टा HgCl2 की सांद्रता, ये देखो सांद्रता बटा डेल्टा T। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन मैंने किसका लिख दिया, इस वाली। तो कोई भी रिएक्शन आ जाएगी तो आप हमेशा उसको इसी तरह से जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो ये तो था आपका कब, जब आपका सारे जो रस समीकरणमिति गुणांक हैं वो क्या है, एक एक हैं। तो ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर देखो N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए तो मैंने कहा जब हमने इक्वेशन को बैलेंस करा तो यहाँ पर तो 1 आया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो हमेशा जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो उसके जो रस समीकरणमिति गुणांक है उनसे भाग दोगे इसको, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होगी तो हम एग्जैक्ट स्पीड जो है उसकी नहीं करेंगे, और उसको रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं, एवरेज जो भी निकाल रहे हैं, उसको बराबर करने के लिए हमें उसके रस समीकरणमिति गुणांक से भाग देना ही पड़ेगा। तो अब इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ROR लिखते हैं। तो देखो क्या है, N2। तो N2 की सांद्रता बटा डेल्टा T, और क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस तो लगाया है, लेकिन उसके रस समीकरणमिति गुणांक से भाग। तो यहाँ पर तो 1 है, तो ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन अब इधर आओ H2 के आगे कितना लिखा हुआ है, देखो आप 3 लिखा हुआ है। तो हम उसके रस समीकरणमिति गुणांक यानी 1/3 से उसको भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो जो रेट ऑफ डिसअपेरेंस हो रहा है किसका, रिएक्टेंट्स का, वो तो आपका ये है डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T, ठीक है। और जब हमको उसका रेट ऑफ रिएक्शन होकर हमें लिखना है तो हम फिर क्या करेंगे, उसके रस समीकरणमिति गुणांक से भाग करेंगे। यहाँ पर आप देखो अब हमारा प्रोडक्ट क्या बना, NH3। तो NH3 जो बना तो उसकी सांद्रता बटा डेल्टा T। तो ये किसका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट का है, और उसका जो रस समीकरणमिति गुणांक है उससे भाग करेंगे तो यानी कि 1/2। तो अगर इस तरह का आपका आएगा तो आप ऐसे इस तरह से करेंगे। इसको हम एक उसकी सहायता से देखते हैं, वीडियो की सहायता से। देखो यहाँ पर हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2A है, उससे हमारे प्रोडक्ट कितने बने, 3B बने। अब कैसे बने, मैंने कल आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर जो हमारा लेवल होता है, कि हम ये तो देख रहे हैं कि रिएक्टेंट H2 और O2 आपस में कर रहे हैं, कितने मोल बन रहे हैं, लेकिन कैसे बन रहे हैं। तो आप यहाँ देखो इनिशियल स्टेट में क्या है, आपके 2A मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पर देखो टाइम बीत रहा है, 7 सेकंड 8 सेकंड, तो आपके जो है रिएक्टेंट आप किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट आपको ब्लू रेड कलर से दिखाए हुए हैं। तो धीरे धीरे देखो रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो यही आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन आपका है कि इनिशियल में तो रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है, और आफ्टर सम टाइम यानी कितना 15 सेकंड के बाद अब वो जो रिएक्टेंट है कुछ रह गए हैं, लेकिन बाकी क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज। तो हाउ फास्ट डिड ए डिसअपेयर, कितनी तेजी से जो है ए डिसअपेयर हुआ, यानी कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस, ठीक है, किसकी, अभिकारक की सांद्रता में कमी। और हाउ फास्ट डिड बी अपेयर, कितनी तेजी से जो है बी जो है वो अपेयर हुआ। तो रिएक्शन हमारी क्या बनी कि 2A से 3B। अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो फिर वही वाली कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए की सांद्रता बटा डेल्टा T, और 2 उसके आगे लिखा है तो 1/2 हो जाएगा, और रिएक्टेंट के आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस। इसी तरह से अगर मुझे 3B का लिखना होगा यानी प्रोडक्ट का लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, बी की सांद्रता बटा डेल्टा T, और डेल्टा बी की सांद्रता बटा डेल्टा T, और उसको 1/3 से आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और इसके आगे प्लस आएगा क्योंकि
प्रोडक्ट के आगे हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज भी हमने देख लिया, इंस्टेंटेनियस भी आपने देख लिया। अब न्यूमेरिकल, एक अभिक्रिया R से P बन रहा है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए अभिकारक की सांद्रता 25 मिनट में 0.03 मोलर से जो है 0.02 मोलर तक बदल जाती है। मिनट और सेकंड दोनों में समय की इकाइयों का उपयोग करके अभिक्रिया की औसत दर की गणना कीजिए। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आपको मैं भी नोट्स डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा उसमें। तो पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन की क्या दिया है। तो हमें क्या दिया है, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि R1, वो कह रहे हैं अभिकारक की सांद्रता 25 मिनट में इतने से इतनी हो गई, तो यानी R1 कितनी हमारी 0.03 मोलर। अब फाइनल कंसंट्रेशन यानी कि R2 हमारी कितनी है 0.02 मोलर, ठीक है। टाइम कितना ले रखा है 25 मिनट। अब वो कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनट और सेकंड दोनों में समय की इकाइयां, मैंने यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताया था, तो दोनों में हमको अभिक्रिया की औसत दर की गणना करनी है। तो टाइम हमारे पास 25 मिनट हो गया, उसको सेकंड में भी यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो एवरेज रेट का फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, एवरेज रेट, ठीक है, जिसे मैंने क्या कहा था आपको, आर ए बी से भी आप इसको क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, बराबर। तो क्या है हमारा डेल्टा आर यानी कि सांद्रता बटा डेल्टा टी, और माइनस लगाना मत भूलना। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता, यानी कि फाइनल सांद्रता बट माइनस इनिशियल सांद्रता बटा T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 तो हमें दे ही रखा है कि 25 मिनट के बाद। तो अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, सांद्रता में करेंगे माइनस। तो आप देखो अगर मैं मिनट में निकालूं तो कितना होगा, जो आपकी फाइनल है उससे आप क्या इनिशियल को माइनस करा तो आया आपका माइनस 0.01। देखो माइनस आ रहा है, तो ये हमको बता रहा है कि अभिकारक है समय के साथ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये तो मिनट में आ गया, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0004 मिनट मोलर पर मिनट, है ना, मोलर पर मिनट। और सेकंड में कैसे निकालोगे, तब यहाँ पर 25 मिनट की जगह आप यहाँ पर इसको 1500 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 6 मोलर पर सेकेंड, ठीक है, या मोल सेकेंड इनवर्स। अब फाइनल आंसर आपका इस तरह से लिख दीजिएगा। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका आज का गृह कार्य है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में जैसे आपका यहाँ Cl2 प्लस 2I माइनस से बन रहा है आपका I2 प्लस 2Cl माइनस, में I माइनस की जो है प्रारंभिक सांद्रता का मान दे रखा है इतना, और इतने मिनट के पश्चात I जो है एक की सांद्रता जो है इतने मोल रह जाती है। इस अभिक्रिया के लिए विलुप्त होने की दर यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है आपको, और I2 के बनने की दर यानी कि आपको रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है यहाँ पर, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना करनी है। अभिक्रिया वेग की इकाई आपको यहाँ पर टिक करना है कौन सा है, और फिर इसी तरह से एक अभिक्रिया दी है, वहां पर आपको H2 के अपघटन की दर, अपघटन मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो ये इस तरह के 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, और जहां पर भी आपको लगे कि हमें कुछ पूछना है तो आप इसका पीडीएफ में आज कल का और आज का पीडीएफ दोनों अभी थोड़ी देर में आपको अपलोड कर दूंगी, और यूट्यूब में तो आप देख ही रहे हैं। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज में जो है वो लिख दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। और क्वेरी इनके क्वेश्चन का एक जो है हम संडे को इसकी क्लास जरूर करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेटा समझ में नहीं आए तो यहाँ से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और अभी जब आप इंटीग्रेटेड इक्वेशंस करोगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए, और फिर हाफ लाइफ भी निकालोगे, तो वहां पर ये चीज अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना नहीं आया तो आप उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके जो क्वेश्चन है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू। जो भी आपको जैसा भी ये क्लास लगी तो जरूर हमारे इस युक्तम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी सजेशन है, जो भी आप लोगों का कुछ भी सजेशन है तो आप उसको मैसेज में जरूर ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा।